बच्चों हम जो अर्थशास्त्र में चैप्टर 4 ले रहे हैं, उस चैप्टर 4 में अब ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 आपको मालूम है खाद्य सुरक्षा के बारे में है कि कौन से खाद्य सुरक्षित क्षेत्र हैं, कौन से राज्य हैं, कौन से लोग हैं, कौन से वर्ग हैं उसमें, ठीक है। और सरकार ने सभी को खाद्य सुरक्षा मिल सके इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो 70 के दशक में सरकार ने जो है कई योजनाएं चलाई थी। उसमें 3 महत्वपूर्ण योजनाएं जो थी, एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही चल रही थी उसको और मजबूत करने का प्रयास किया गया ताकि सभी के सामर्थ्य हो अनाज खरीदने की, सब तक उसकी कीमतें जो हैं वो पहुंच के अंदर हो और सभी को खाद्य सुरक्षा मिले, पर्याप्त उनको जो है अनाज मिल सके, इसके लिए वहां पर योजना चालू की गई। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है, ACDS 1975 में इसको स्टार्ट किया गया। 77-78 में काम के बदले अनाज एक योजना भी आरंभ की गई, ठीक है। फिर खाद्य दृष्टि से सुरक्षा मिले, खाद्य दृष्टि से सुरक्षा मिले इसके लिए कुछ कार्यक्रम जो चलाए गए, उसमें एक तो यह है ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तो हर जगह आ ही रहा है कि सबको अनाज मिल सके। निर्धन तबके के जो लोग हैं या बहुत गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जी रहे हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ये जो कार्यक्रम था ये सभी के लिए था, निर्धन और गैर निर्धन जो है सभी के लिए इस तरह की योजनाएं जो थी वो चलाई गई थी। बाद में फिर इसको थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया, बदलाव किया गया। दोपहर का भोजन, ये भी आपको मालूम है, दोपहर का भोजन जो है वो भी दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये जो बना है, ये 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये बनाया। इसके अंतर्गत ये था कि वे सस्ती कीमत में अनाज मिल सके सबको, मतलब कीमतें इतनी हो जो हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर हो, खासतौर पे जो निर्धन लोग हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, निर्धन में भी निर्धन जो कैटेगरी आ रही है, उनको सस्ती कीमत पे अगर अनाज मिल सकता है तो उनको खाद्य सुरक्षा मिल जाएगी और जिससे वो क्या है कि गरिमामय जीवन वो बिता सके। ऐसा ना हो कि उनको जो है भोजन ही नहीं मिल रहा है तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय बदतर होती जा रही है, तो वो अपना एक सम्मानजनक जीवन जो है वो जी सके। सस्ती कीमत पे अनाज, कम से कम पेट भरने लायक तो उनको अनाज जो है वो मिल सके, जिसमें गेहूँ, चावल, चीनी जो भी है सरकार ने तय कर रखा है, ये इसमें किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 75% तो ग्रामीण जो है क्षेत्र है वहाँ और 50% जो है शहरी योग्य परिवारों को इसमें वर्गीकृत किया गया। देखा गया कि कितने % लोग गांव में, कितने % लोग जो है वो शहर में, इस तरह से इनको दिए गए। अब अगर हम देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या तब सब तक अनाज पहुंच पा रहा है या क्या इसमें समस्याएं हो रही है या कोई इस कार्यक्रम की जो है कोई आलोचना भी हुई है, क्या कारण रहे हैं इसके। तो वर्तमान इससे पहले तो क्या था, निर्धन और गैर निर्धन में जो मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं रखा गया था, सभी को जो है अनाज दिया जाता था। बाद में 1992 में 1700 ब्लॉक जो थे देश में, वहां पर इसको योजना को लागू किया गया। इसको बाद में संशोधित किया गया, वर्गीकृत जो है अलग अलग किया गया परिवारों को, और इसका लक्ष्य था कि वे सभी जो खासतौर पर जो बहुत निर्धन लोग जो है उन तक ये लाभ पहुंच सके, उनको एक खाद्य सुरक्षा मिल सके। 1997 में सभी क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके, ऐसा कार्यक्रम आरंभ किया गया, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तभी मानी जाती है जब देश में रहने वाले व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल सके, उस भोजन को खरीदने की उसकी क्षमता हो, उसकी पहुंच हो, क्योंकि कीमतें अगर बहुत ज्यादा ऊंची होती हैं तो वो खरीद नहीं सकते। इसलिए सरकार क्या करती है, उचित दर की दुकानें जो है चलाती है जिसमें उनको सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उनको मिल सके, मतलब जो लक्षित वर्ग हैं, जो वांछित वर्ग हैं, जिनको सरकार ने जो है लक्ष्य रखा है, जिनको निर्धनता रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी को ये लाभ मिल सके, इसके लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम यहाँ पर लागू किया गया। फिर ये जो सन 2000 में अंत्योदय, इसके अंतर्गत जो योजना चालू की गई इसमें अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न मतलब गरीबों में भी सबसे ज्यादा जो गरीब है, ठीक है,
तो इसमें ये जो लाभ है इनको देना था गरीबों में, सर्वाधिक जो गरीब है उनको, और जो बहुत दीन वरिष्ठ नागरिक हैं, जो दीनहीन, जिनका मतलब स्थिति बहुत खराब है, उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाना था? अब सरकार ने ये तो सोच लिया कि भाई इस तरह से वर्गों को जो है वर्गीकृत किया गया है और उनको लाभ पहुंचे। तो इसके अंदर ये किया जाए कि भाई मूल्य को एक तो स्थिर रखा जाए, कीमतें जो है उनकी स्थिर जो है वो रखी जाए, ताकि सामर्थ्य हो, मतलब हर व्यक्ति जो है भोजन खरीद सके, और खासतौर पे जो निर्धन लोग हैं उनके सामर्थ्य को देखते हुए कीमतें रखी जाए, ताकि उनकी पहुंच जो है वो अनाज तक हो, उनको जो है देश में जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिल सके। अब इसके लिए क्या है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पैदावार हो रही है, अधिशेष वाले जो राज्य हैं उन राज्यों से अनाज को लेकर के, और जहाँ पे कमी है अनाज की उन क्षेत्रों में वहां पर इसको खाद्यान्न का वितरण करना, मतलब एक जगह से लेकर के FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, वो अनाज को लेकर के और फिर सरकार जो है वहां से लेकर के और इसको क्या करती है, वितरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसके अंतर्गत किया गया। तो अंत्योदय योजना जो चालू की गई सन 2000 में, उसमें BPL श्रेणी के जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी पहले तो पहचान की गई, क्योंकि उसके हिसाब से भी योजना बनानी थी। तो 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई, और उस समय उनको जो है 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं अनाज जो है वो देने का किया गया। फिर पहले शुरुआत में तो 25 किलो अनाज था, बाद में इसको संशोधित करके और बढ़ाया गया। सन 2002 में इसको 35 किलो जो था वो कर दिया गया। फिर 2003 और 2004 में 50-50 लोगों को, लाख लोगों को और जोड़ा गया इसमें, जो BPL श्रेणी के थे, इनकी और पहचान की गई, और इतने परिवारों को और जो था वो इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, अब ठीक है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर कहीं कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी आलोचना के दायरे में आ गई। इसकी कहीं की आलोचना भी क्यों हुई? क्योंकि हरित क्रांति के बाद में और ये जो योजना चलाई गई, उसमें जो अधिशेष जो राज्यों में अनाज जो था, वहां से FCI जो अनाज खरीद रही थी, उससे इतनी ज्यादा पैदावार हो रही थी कि अन्न के भंडार इकट्ठे हो गए थे। बहुत ज्यादा FCI के पास अन्न का भंडार हो गया था, और 2014 में FCI के पास 65.2 करोड़ टन जो था वो अनाज इकट्ठा हो गया था। इससे क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब अनाज हो गया तो उसकी बर्बादी हो रही थी। क्यों? मैंने आपको शुरू में अगर बताया था, आपको ध्यान हो कि अपने आप भंडारण के इतने सारे क्षेत्र नहीं थे, भंडारण करने की समस्या थी, जगह नहीं थी, इतना अनाज आ गया है, वो खुले में पड़ा हुआ है। खुले में पड़ा है तो बारिश के समय वो भीग भी रहा है, सड़ भी रहा है। ठीक है, गोदामों में जगह नहीं है या प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो चूहे भी खा रहे हैं उस अनाज को। तो टोटल क्या हो रही है, बर्बादी भी हो रही है, और जो अनाज है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी खत्म हो रही है। गुणवत्ता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। उच्च रख रखाव नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। आज हम अपने घरों में भी थोड़ा अनाज रखते हैं तो उसकी बहुत सारी व्यवस्था करते हैं कि भाई साल भर के लिए खरीदा तो साल भर वो चल जाए, उसको कहीं कीड़े नहीं लग जाए, खराब ना हो जाए। तो यहाँ तो करोड़ों टन जो है अनाज है उसकी बर्बादी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आलोचना इसमें भी हुई। अब इसके साथ क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रमुख उत्पादक राज्य थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं हो रहा था, ठीक है, तो उसमें अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल का जहाँ गेहूं चावल जो भी है, इसकी जो भी पैदावार हो रही है, तो वहां से लेकर के और जो है कमी वाले क्षेत्रों में अनाज दिया जा रहा है। अब इसमें क्या था, मुख्यतः सरकार जो कीमतें पहले ही हमने बात की थी, न्यूनतम समर्थित मूल्य जो दी जा रही थी किसानों को, तो उससे किसान क्या कर रहे थे, बाकी अनाज की पैदावार छोड़ करके केवल उनका ध्यान कहाँ गया था, गेहूं और चावल में। वो उन्हीं की जो है खेती कर रहे थे। बाकी जो अनाज है, मोटे अनाज, उसकी खेती हो ही नहीं रही थी। जबकि गरीब लोग जो है उनके लिए मोटा अनाज है, उनका खाद्यान्न होता है। तो उसकी क्या हो गई, कमी होने लगी, क्योंकि मोटे अनाज जो है वो उगा ही नहीं रहे थे किसान। उनको चूंकि सारा मूल्य मिल रहा था किसका, गेहूं चावल का। तो इससे क्या होगी, वो खेती इसकी बिल्कुल समाप्त होगी मोटे अनाज की। अब ये लोग जो गेहूं चावल की खेती कर रहे थे, तो उसके लिए क्या है, सिंचाई, पानी भी बहुत चाहिए।
सिंचाई भी, इससे क्या हुआ उल्टा असर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, भूमिगत जल स्तर है वो और नीचे पहुंच गया, बहुत उसका जल स्तर जो हो गया ये प्रभावित हुआ और गिरावट भी आने लगी। क्या हुआ कि ये जो डीलर होते हैं, राशन की जो दुकानें होती है जिनको सौंपा जाता है, उचित मूल्य की दुकानें जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे सरकार जो है उचित दर पे राशन बेचती है, तो इनकी मनमानी होने लगी। ये डीलर क्या करते थे कि जो अनाज मिलता था उसको राशन की दुकानों में ना बेच करके खुले बाजार में बेच रहे हैं मुनाफे के लिए। दुकानें खोल ही नहीं रही, वो जो उनके राशन की दुकानें वो खुलती नहीं है, और जो अच्छा अनाज है तो बेच रहे हैं, और जो राशन की दुकानों में वो घटिया किस्म का माल, क्योंकि दुकान खोलने का भी समय निश्चित होता है, सरकार तय करती है, और विशेष दिन भी होते हैं जिस दिन इनको जो है अनाज दिया जाता है बहुत निर्धन परिवारों को। तो ये एक तो ये कारण ये भी हो गया आलोचना की वजह। एक कारण और हो गया कि पहले तो क्या था कि जो कार्ड बन रहे थे उसमें जो निर्धन लोग हैं उनको अनाज दिया जा रहा है, ठीक है, और कोई विभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सबको एक सा अनाज जो है वहां पर दिया जा रहा है। अब ये 3 तरह के कार्ड मैंने कल बताया था आपको, 3 तरह के कार्ड बने थे राशन कार्ड के। एक तो बहुत निर्धन, ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे बीपीएल श्रेणी के, मतलब निर्धनों में निर्धन जो है बहुत, उनके लिए अलग कार्ड, फिर जो बीपीएल श्रेणी से नीचे रह रहे हैं, निर्धनता श्रेणी से नीचे, उनके लिए एक अलग कार्ड, और एपीएल मतलब निर्धनता रेखा से ऊपर वाले। अब इसमें क्या हुआ कि स्टॉक ज्यादा क्यों हो रहा था, क्योंकि एक तो ये इनकी मनमानी चल रही थी, गुणवत्ता वाला अनाज नहीं था। जो एपीएल श्रेणी के लोग थे, मतलब निर्धनता रेखा से थोड़े ऊंचे स्तर के जो लोग थे, उनको जो अनाज दिया जा रहा था उसकी कीमत लगभग वही थी जो खुले बाजार में कीमत है, तो वो फिर वहां से लेना ज्यादा पसंद करते। जब अंतर ही नहीं है, उनको राशन की दुकान में कार्ड के जरिए भी उतनी कीमत का अगर अनाज मिल रहा है जो वही गुणवत्ता वाला इनको बाहर में खुले दुकानों से मिल रहा है, तो उन्होंने यहाँ से लेना बंद कर दिया। तो इससे क्या हो गया, और जो है इसका भंडार बढ़ गया, और बिक्री नहीं हो रही थी। तो इन कारणों से क्या हो गया कि यहाँ पर अनाज के बहुत भंडार होने लगे, और उनके जो है बहुत ज्यादा बर्बादी भी यहाँ पर होने लगी। फिर कुछ सहकारी समितियां जो है वो सामने आई, उन्होंने जिम्मा लिया इस तरह का, जैसे दिल्ली में मदर डेयरी है, उसमें दुग्ध उत्पादन वाला भी है, अमूल डेयरी जो गुजरात की है, वो भी यहाँ पर इसके लिए कार्य करने लगी। तो इसके बारे में अपन बच्चों बाद में चर्चा करेंगे कि सहकारी समितियों की क्या भूमिका थी। और अभी हमने केवल बात की इसके लिए ये सारी जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी, उनका लाभ मिला कि नहीं मिला, क्या इसमें समस्या आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे जो राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के बाद फिर सहकारी समितियों की इसमें क्या भूमिका रही, इसी में अपन आगे यहाँ से बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी आप इसको भी बुक में बहुत सारे इसमें योजनाओं के नाम दिए हैं, इनको एक बार आप बुक से भी पढ़ लीजिए।